गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहे, लेकिन जब हम एक फ्लो में चीज़ें सीखते हैं तो जल्दी कंसेप्ट ग्रास्प हो जाता है। कोशिश करूंगा कि सारे कंसेप्ट को एकदम सिंपल करो। आप मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर पीडियाट्रिक की लेक्चर भी है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो लेके ज़रूर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर। जो हार्ट है, हार्ट के अंदर हमारे 4 चेंबर है। राइट साइड ऑफ द हार्ट का काम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया है और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। जो टिश्यू से जो ब्लड आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम है, वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा। इंफीरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा से। इसमें से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। तो आर्टरी और वेन क्या है? तो आर्टरी का मतलब है ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, उसको हम आर्टरी कहते हैं। और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाए उसको हम वेन कहते हैं। तो 2 आर्टरीज ऐसे हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। एक तो पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी अम्बेलिकल आर्टरी। तो ये राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी में आने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स में से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड आता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में, जहाँ से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा उसके ब्रांचेस के थ्रू छोटे छोटे होते हुए कैपिलरीज होके फिर टिश्यू तक के पहुंचेगा। टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये टिश्यू जब ऑक्सीजन यूटिलाइज करके एटीपी जनरेट करता है, जो कि हमारे कैलोरीज, जो भी हमारा करेंसी है, कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमको एटीपी ज़रूरी होती है, वो प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक है। इसके लिए सारी तामझाम चलना। एक चीज़ हमको समझना है कि भला ही हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और ब्लड में आ रहा है, लेकिन मेन जो डेस्टिनेशन है ऑक्सीजन का वो टिश्यू है। टिश्यू तक हमको ऑक्सीजन पहुंचाना है। अगर टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो उसके बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब ये जो हार्ट का हमने समझा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में से ये जा रहा है लंग्स की तरफ, लेकिन लंग्स की तरफ कोई एक ब्लड वेसल नहीं जाता। इसके छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे और सब्सिक्वेंटली एक स्मॉल पल्मोनरी कैपिलरी तैयार होगी। ये पल्मोनरी कैपिलरी जो अल्वियोलाई है उसके आसपास से जाएगी। और जो लंग्स हम देख रहे हैं, लंग्स कोई एक सैक नहीं है। हम जैसे जानते हैं कि ट्रकिया है, ट्रकिया के बाद में ब्रोंकस होगा, उसके और छोटे छोटे डिवीजन्स होंगे, और बहुत डिवीजन होने के बाद सब्सिक्वेंटली जो सबसे टर्मिनल जो ब्रोंकस है वो ओपन होता है फिर अल्वियोलाई में। तो एक छोटा बलून है, ऐसे 300 to 500 मिलियंस अल्वियोलाई होते हैं। तो जो भी एयर ट्रकिया में से आती है डिवाइड होते होते अल्टीमेटली पहुंचती है अल्वियोलाई में। अब ये जो इसके ब्रांचेस हुए, इसका काम सिर्फ हवा को वहाँ तक ट्रांसफ़र करना है। वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आ रहा। ये अल्वियोलाई में आने के बाद अगर हम देखें तो ये ऐसे मल्टीपल अल्वियोलाई रहते हैं, और ये अल्वियोलाई के आसपास में हम देखेंगे कि ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड आया हुआ रहता है। तो ये हर एक को, एक अल्वियोलाई को एक कैपिलरी मिलती है, और ये कैपिलरीज बाद में मिलके एक पल्मोनरी वेन बनके वापस इधर हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है। और ड्यूरिंग ये प्रोसेस जो यहाँ से वो ट्रांसफ़र करते हुए यहाँ पे ऐसे पहुँच जाती है। तो अगर हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखें, अगर इसका माइक्रोस्कोपी करें, अगर इसको मैं जूम करते करते जाऊँ तो मुझे क्या दिखेगा कि एक टर्मिनल अल्वियोलाई है, और अल्वियोलाई के एक एंड पे यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के छोटे छोटे ब्रांचेस होते हुए कैपिलरीज बनी है। और जब ये यहाँ से इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आगे जाता है। फिर आगे ये सारे ब्रांचेस एक साथ पल्मोनरी वेन ज्वाइन करके हार्ट के लेफ्ट साइड में आती है, जहाँ से ये फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ से जाता है। अब ये जो एओर्टा है इसके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे,
और छोटा 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 होते होते फिर ये कैपिलरीज बन जाएगी और ये कहाँ जाएगी, ये कैपिलरीज जाएगी टिश्यू के पास। टिश्यू के पास इसमें का जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाएगा। जो प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनके ये इसके वेन्यूल्स बनेंगे। ये वेन्यूल्स सब्सिक्वेंटली फिर एक साथ जुड़ के सिस्टमिक वेन्स के थ्रू ड्रेन होंगे राइट साइड ऑफ द हार्ट में। सो ये टोटल प्रोसेस है। यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस। पार्शियल प्रेशर मीन्स कोई भी गैस का जब एक जगह पे एक चेम्बर में जब वो कलेक्टेड रहती तो एक प्रेशर वो जनरेट करती है, उसी को पार्शियल प्रेशर हम फिलहाल कंसिडर करेंगे। और एक दूसरा कंसेप्ट होता है परसेंटेज ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन, FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन, मतलब हवा के अंदर उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये परसेंटेज में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि 21% ऑक्सीजन है हवा में, और जब आप बोलते हैं कि हमने FiO2 बढ़ा दिया तो आप 21% का उसको फिर 40%, 50% ऐसा करके 100% तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। दूसरा पार्शियल प्रेशर, उसका हम प्रेशर गिन रहे हैं। ये पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 760 है और हम जानते हैं कि हवा में 21% ऑक्सीजन है। तो 760 का 21% अगर हम देखें तो वो लगभग 160 आएगा mm/Hg। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट सी लेवल इन एयर, ये रहेगा 160 mm/Hg। इतना ऑक्सीजन का प्रेशर आप जो हवा ले रहे हैं उसके अंदर है। अगर समझो आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, अगर समझो आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते गए तो जैसा 21% है उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, समझो 730 हो गया, तो उसका जो 21% है उतना आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहेगा। और इसके कारण से पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो लो ऑक्सीजन के सिम्टम्स हमको आते हैं। अब अगर समझो कोई सफोकेट हो रहा है या फिर कोई ऐसे रूम में है जहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है, या कोई समझो कार के अंदर ट्रैप हो गया या किसी बंद कमरे के अंदर ट्रैप हो गया जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो फिर इसका 21% का लेवल कम होते जाएगा। या फिर कहीं पे कोई फायर लगी है जो हवा में अवेलेबल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, तो आपका 21% कम होगा और उसके कारण से ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। तो ये कंसेप्ट हमको समझना है। तो ये FiO2 है जो हम 21% बोले, इसको FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इनहेल ऑक्सीजन, ये आप 0.21 करके दिखा सकते हैं। और ऑक्सीजन परसेंटेज अगर जब आप बोलोगे तो वो 21% हो जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये पार्शियल प्रेशर है, इसको हम एटमॉस्फेयर में गिनेंगे, हम ट्रकिया में गिनेंगे, हम अल्वियोलाई में गिनेंगे और ब्लड के अंदर भी गिनेंगे। और इसी के कारण हम सारी चीज़ें उसके ऊपर जो डिफ्यूजन है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वो हर गैस के लिए अप्लाई होता है। कोई भी गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हवा में है 160 mm/Hg, ठीक है। तो इतना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, है ना। और ये लेने के बाद जैसे ही ये ट्रकिया के अंदर आता है ये बन जाता है 150, क्योंकि उसमें जो वाटर वेपर और बाकी सारी चीज़ें मिलके उसको डाइल्यूट कर देती है। तो इस प्रकार से जो 160 mm/Hg हम ले रहे हैं, 150 mm/Hg ट्रकिया में बन गया। और जैसे जैसे इसके ब्रांचेज होंगे और अल्वियोलाई में आएगा, अब अल्वियोलाई में इसका परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का, इसको मैं अल्वियोलर कैपिटल A लिखूँगा क्योंकि ये अल्वियोलाई के अंदर है। तो PaO2 है हमारा 100, तो ये 100 mm/Hg PaO2 है, कैपिटल A फॉर अल्वियोलाई। तो इतना ऑक्सीजन अल्वियोलाई में आ रहा है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांच में आ रहा है, इसके अंदर का इसके अंदर का PaO2 है, मतलब इसके अंदर का ऑक्सीजन है लगभग 40, ठीक है। तो ये 40 का PaO2 आ रहा है, इधर 100 है, तो
कोई भी गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है, तो ये इसके अंदर का ऑक्सीजन इसके अंदर जाने लगेगा। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद ये ऑक्सीजन इसके अंदर का भर जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन एक जितना हो जाएगा, और इसलिए जब ये वेन इसमें से बाहर जाएगी तो इसके अंदर PaO2 रहेगा 100 mm ऑफ Hg। तो इतना PaO2 रहेगा। ये जो हम आर्टेरियल गैस मारते हैं, ABG करते हैं, आप ABG में आपको देखते हैं कि PaO2 100 होना चाहिए। ये कंसेप्ट हमको समझना है। 150 लिया था, एक 160 लिया था, यहाँ पे 150 हो गया और डाइल्यूट होते यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है तो और डाइल्यूट हो जाता है PaO2 100 mm ऑफ Hg, 100, 104, 105 ऐसा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि टिश्यू ने ऑलरेडी ऑक्सीजन यूज़ कर लिया तो वापस आ रहा है अपने पास यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसका PaO2 40 हो गया था। PaO2 का 40 का 100 में से जो 100 है इसके कारण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू इसके अंदर आना चालू होगा, और इसका फिर जब ये लीव करेगा कंप्लीटली अपना काम करने के बाद तो इसका 100 हो जाएगा। ये 100 वाला PaO2 कैपिलरीज में आता है। अब जो सेल है उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ही, वो काम ही उसी के ऊपर कर रहा है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो ATPs जनरेट करने के लिए CO2 को यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, और तो इसके अंदर का ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर आने लगेगा। और क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है तो जब ये इसको लीव करेगा तो इसका PaO2 फिर से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जो वेन्स रहते हैं उसके अंदर PaO2 रहता है 40। अगर आप वेनस ABG करेंगे तो उसके अंदर PaO2 मिलेगा आपको 40। अब ये वापस से जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजनेट होगा, फिर टिश्यू के बाद जाएगा और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो इसके बीच में हार्ट है ना, यहाँ से पहले हार्ट में आएगा, हार्ट से पंप करेगा लंग की तरफ, फिर लंग से फिर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप करेगा आएगा टिश्यू के पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ये हमको समझना ज़रूरी है। अब ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी समझ लेते हैं, और ये टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अभी 46 हो गया है ना, और इसके अंदर रहता है जब 40 mm ऑफ Hg, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 46 है, तो 46 से 40 की तरफ शिफ्ट होगा। कब तक होगा? जब तक यहाँ का भी 46 mm ऑफ Hg नहीं हो जाता। ठीक है, तो एक बार ये 46 mm ऑफ Hg हो गया, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में अल्वियोलाई में यहाँ का है 46 और यहाँ का है 40। ठीक है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के अंदर घुसेगा। ये जो 40 वाला है ये हम एक्सेल कर देते, और इसलिए आपका जो EtCO2 रहता है ना, वो रहेगा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आपका लगभग 40 mm ऑफ Hg। तो इस प्रकार से ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझते हैं कि जैसा हमने बताया कि अल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 100 है, और जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 40 है। तो इसके कारण से जो 100 की तरफ से 40 की तरफ गैस जाएगी, तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रहा है। अब ये ब्लड के अंदर क्या कर रहा है? ब्लड के अंदर का जो 40 है ये कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि वो 100 नहीं हो जाता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं है। ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं ये मेन फंक्शन ही नहीं है, इसका मेन है ही नहीं है। इसका सिर्फ 2% जो ऑक्सीजन कंटेंट है टोटल ब्लड का वो सिर्फ 2% है। तो बाकी का ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फिर बाकी का ऑक्सीजन बाइंड होता है जो RBCs है उसके अंदर के हीमोग्लोबिन को, है ना। तो फिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसका काम है ग्रेडियंट बना के रखना, यहाँ का PaO2 कम रखना, ताकि ऑक्सीजन अल्वियोलाई से मैक्सिमम ब्लड के अंदर आ सके। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर आया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा? तुरंत हीमोग्लोबिन के पास भेज देगा और हीमोग्लोबिन उसको बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो 98% जो है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड रहता है। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन आता है हीमोग्लोबिन को बाइंड हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता नहीं है, वो कम ही रहता है।
इसी के कारण ये ग्रेडियंट बना रहता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो अल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हीमोग्लोबिन की भी क्या टेंडेंसी है कि हीमोग्लोबिन जब यहाँ पे पहुँचता है उसके अंदर चार चेन रहती है, हर चेन को एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो इसका एक टेंडेंसी होता है जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होना शुरू होता है। एक बार एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो गया तो बाकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको बाइंड करने लगता है। ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में टेंस रहता है हीमोग्लोबिन, जैसे ही ऑक्सीजन ज्वाइन होता है रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने के कारण उसके और ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट खुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको अटैच होने लगता है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो ये हीमोग्लोबिन है ये डीऑक्सीजनेटेड है क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में से आ रहा है और इसके अंदर हम देखेंगे तो जो H+ आयंस है वो बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन को। जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होता है हीमोग्लोबिन को, ये H+ आयंस रिलीज होते हैं और से ज़्यादा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे बाइंड होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन को 98% ऑक्सीजन बाइंड है, जो PaO2 है वो सिर्फ 2% है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर का वो सिर्फ 2% है। लेकिन क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को बाइंड होते रहता है वो ग्रेडियंट बना रहता है और उसके कारण से मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। अब ये यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब ये लीव करेगा तो इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का, पल्मोनरी वेन के अंदर का प्रेशर PaO2 रहेगा आपका 100। ये हार्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बीच में, बाद में फिर ये ब्रांचेस के थ्रू जाएगा वेरियस टिश्यू को। अब टिश्यू लेवल पे फिर से आपका आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट हो गया, प्रेशर हो गया 100%, 100 mm of Hg। ठीक है, अभी 100 mm of Hg हो रहा है। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैपिलरी के थ्रू सेल के पास आ रहा है। इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 100 mm of Hg। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्योंकि ऑक्सीजन शिफ्ट हो रहा है जो आपके वेन्यूल्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो 100 mm of Hg था वो 40 हो गया और ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ये जा रहा सेल साइकिल में यूटिलाइज होने के लिए। अगेन ये 40 वाला राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में आएगा और पल्मोनरी आर्टरी से फिर से ऑक्सीजन मार के जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्योंकि आपका प्रोसेस चल रहा है ATP जनरेशन का, तो CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट आप बोलिए, ये आएगा। अब CO2 3 तरीके से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो बोला मैं समझाया था कि ये 46 mm of Hg के करीब इसका प्रेशर सेल के अंदर है। यहाँ पे जो आया था ये 40 था, 40 mm of Hg था। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आना शुरू होगा और जैसे ही यहाँ आएगा यहाँ पे PaCO2 आपका हो जाएगा 45-46 mm of Hg। तो यहाँ पे जब आता है तो डिजॉल्व फॉर्म PaCO2 45 हो गया, लेकिन ये सिर्फ 10% है। तो बाकी का बचा हुआ 90% कहाँ जा रहा है? तो उसमें से 20% वो हीमोग्लोबिन को बाइंड है। लेकिन हीमोग्लोबिन को बाइंड कैसे कर रहा है? वो H फॉर्म में बाइंड कर रहा है। जो आपका CO2 यहाँ पे आया है तो ये RBC के अंदर जाता है। ये RBCs है समझो अपनी। RBC के अंदर ये CO2 कंबाइन होता है H2O के साथ, है ना, वाटर के साथ, और ये H2O बना के H2CO3 बनाएगा जो बाद में डिसोशिएट होगा H+ और HCO3- में। और इसके अंदर एक एंजाइम रहता है जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये RBCs के अंदर है क्योंकि RBC के अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेज है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे तेजी से ये H+ आयंस और H3O जनरेट करेगा और ये HCO3 जो है बाद में सेल के बाहर आ जाता है और प्लाज्मा में आ जाता है। तो ये प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज अ HCO3 और इसका परसेंटेज है आपका 70%। ठीक है, तो ओनली 10% जो है वो PaCO2 के फॉर्म में जा रहा है। 20% वो हीमोग्लोबिन को बाइंड हो रहा है। ये जो H+ आयन है ये
इसके अंदर Hb को बाइंड हो जाएगा। ये H+ आयंस हीमोग्लोबिन को बाइंड करके जो हमारा 20% कार्बन डाइऑक्साइड इसके रूप में फॉर्म में ट्रैवल करता है, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में फॉर्म करता है और ओनली 10% जो है वो डिजोल्व फॉर्म में करता है। लेकिन ये डिजोल्व फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेडियंट बना के रख रहा है ना। अगर ये तुरंत अगर सब कब सब ब्लड के अंदर ही डिजोल्व होकर रहता था तो वो ग्रेडियंट जो 46 और 40 का था वो तुरंत चला हो जाता, यहाँ का पट से 46 हो जाता था। लेकिन वो 46 वहाँ पे होता नहीं है जल्दी, क्योंकि मैक्सिमम उसको सेल्स आरबीसीज लेके क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर डालते हैं, तो डिजोल्व फॉर्म बढ़ता ही नहीं है। डिजोल्व फॉर्म बढ़ता नहीं है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम रहता है, जिसके कारण से यहाँ का CO2 यहाँ पे आते रहता है। तो मैक्सिमम CO2 को वो सेल्स से ड्रेन कर लेते हैं और फिर ये CO2 आएगा यहाँ पे आपका आएगा। अब यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो लंग्स में से बाहर भी जाना चाहिए, तभी हमारा रेस्पिरेशन पूरा होगा। तो जब यहाँ पे H+ आयंस आते हैं और हमने समझा था कि जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो बहुत सारा ऑक्सीजन उसको बाइंड करना शुरू कर देता है हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन H+ आयन को छोड़ देता है। तो ये जो H+ आयंस है ये कंबाइन होता है बाइकार्ब के साथ, जो ऑलरेडी यहाँ से हमने देखा था कि ये जनरेट हुआ है और ये ट्रैवल कर रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये फिर से यहाँ पे H2CO3 बना लेते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज यहाँ पे भी काम करता है और फिर ये जनरेट करता है H2O + CO2। ठीक है, तो ये CO2 जनरेट करना चालू कर देगा और ये CO2 फिर यहाँ पे आने के कारण इसका PaCO2 आपका बढ़ जाएगा, PaCO2 हो जाएगा, जो 40 था वो बन जाएगा आपका 45 और ये 45 फिर यहाँ से बाहर आके यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देगा, है ना, ये जाएगा 40 की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक्सेल हो रहा है इसलिए ये ग्रेडियंट बना रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल आउट कर रहे हैं तो अल्वियोलाई के कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा और जो ग्रेडियंट है वो बना रहेगा। ये जो इफेक्ट है कि ऑक्सीजन आते ही हीमोग्लोबिन H+ आयंस को छोड़ देता है, ये H+ आयंस कंबाइन होकर CO2 को रिलीज करता है, इसको कहते हैं हाल्डन्स इफेक्ट, है ना, ये हाल्डन्स इफेक्ट है। और यहाँ पे जो हमने देखा था कि जब भी ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो ही रहा है, पर हीमोग्लोबिन को कैसे समझेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमको ऑक्सीजन को यहाँ पे डिलीवर करना है। तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से यहाँ का pH एसिडिक हो जाता है। हमने समझा था कि H+ आयन CO2 कंबाइन होकर H+ आयंस को जनरेट कर रहा है, जिसके कारण यहाँ का ये जो pH है वो एसिडिक हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसको कभी डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल समझना है कि ये सिग्नल होता है हीमोग्लोबिन के लिए कि भाई यहाँ पे तुझे ऑक्सीजन देना है, और वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन छोड़ने के कारण यहाँ का ऑक्सीजन सेल के अंदर आ पाता है और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। ये जो इफेक्ट है इसको बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो बोर्स इफेक्ट सेलुलर लेवल पे होता है, जो ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन से, और जो हाल्डन्स इफेक्ट है वो पल्मोनरी आर्टरी में अल्वियोलर लेवल पे होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से रिलीज करने में। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम कौन से लेवल पे आ सकता है। एक तो हमने समझा था कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा ऑक्सीजन एयर आ रहा है हमारे अल्वियोलर में, अब समझो वही नहीं पहुंच पा रहा। क्या कारण हो सकता है? हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ही कम है, या फिर बर्न हो गया कहीं पे, जो भी ऑक्सीजन था वो कंबशन में यूज़ हो गया, परसेंटेज उसके कम हो गए, या तो फिर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ सम फॉरेन बॉडी, या फिर समझो सीवियर लैरिंजियल स्पाज्म हो गया, कोई भी कारण उसके कारण से हो सकता है। तो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में ही कम है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड, या फिर वो अंदर पहुंच नहीं पा रहा है वेंटिलेशन के प्रॉब्लम के कारण, या तो फिर बच्चा सुस्त है, ब्रेन में कुछ मेनिंजाइटिस हो गया, कन्वल्जन्स आ गए, रेस्पिरेशन ही नहीं ले रहा है, तो वेंटिलेशन नहीं हो रहा, जो ऑक्सीजन है वही नहीं पहुंच पा रहा, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन इसके थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगर हम ये अल्वियोलाई को अगर हम देखें ये इंटरफेस को, तो अल्वियोलाई के लाइनिंग्स होते हैं, उसके बाद में एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और ये स्पेस के बाजू में हमारे
कैपिलरीज होते हैं, है ना। तो अगर समझो ये एल्वियोलाई में कुछ इश्यूज है, एल्वियोलाई फूले ही नहीं है, वो कोलैप्स है ना, या फिर उसके अंदर कुछ सिक्रीशंस आगे निमोनिया हो गया है, या फिर ये इंटरस्टिशियम में कुछ हवा भर गई है, या इसके डिसीज़ है, कुछ फाइब्रोसिस हो गया है, तो उसके कारण से नहीं जा पा रहा, या कैपिलरीज के जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो गए। तो ये जो मेम्ब्रेन है आर्टेरियल और एल्वियोलाई के बीच में की, वही बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, उसी के कारण ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, तो भी प्रॉब्लम होगा। या फिर यहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा है, जो पल्मोनरी आर्टरी में से जो ब्लड आना चाहिए वो ब्लड ही यहाँ पे नहीं पहुँच रहा। क्यों नहीं पहुँच पा रहा? क्योंकि लंग्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पल्मोनरी प्रेशर बहुत हाई है, वो जा ही नहीं पा रहे, वो डाइवर्ट हो जा रहे उसके पहले ही पीडीए के थ्रू। या फिर कुछ शंट्स है, राइट टू लेफ्ट शंट्स है, तो जो ब्लड हार्ट की तरफ जाना चाहिए, जो ब्लड एल्वियोलाई में जाना चाहिए ऑक्सीजन भरने के लिए, वो जा ही नहीं रहा है। या तो फिर जैसा हमने बोला कि वहाँ पे ब्लड तो जा रहा है लेकिन वहाँ के एल्वियोलाई कोलैप्स है, या फिर कुछ ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गए हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण, तो यहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ब्लड तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर हीमोग्लोबिन ही ज़्यादा नहीं है, सीवियर एनीमिया है, तो वो हीमोग्लोबिन ही नहीं है, 98% ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन को बाइंड हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन ही कम है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तीसरा, पल्मोनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, जो जितना ड्रैग होना चाहिए यहाँ से यहाँ पे ब्लड ट्रैवल होना चाहिए वही नहीं हो पा रहा, तो ये सारे लेवल पे ऑक्सीजन उसके अंदर भरने में ही इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तीसरा, अगर समझो यहाँ से आ गया, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन जो एओर्टा के अंदर का प्रेशर है वही कम है, पेशेंट शॉक में है, तो जो सर्कुलेशन यहाँ से इधर के टाइप में होना चाहिए वही नहीं है, शॉक में है बच्चा। तो शॉक में क्या होगा कि जो प्रोसेस फास्ट होना चाहिए सेल तक के, जो आपने भर तो दिया ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन ज़रूरत तो सेल्यूलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, वहाँ तक को पहुँच ही नहीं पा रहा, तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे पहुँच गया लेकिन आपका हीमोग्लोबिन ऐसा है जो ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ने को ही तैयार नहीं, वो पकड़ के ही रख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, है ना। तो सेल के अंदर छोड़ेगा नहीं तो सेल में फिर से एसिडोसिस हो जाएगा। आपको ब्लड तो अच्छा दिखेगा, आप देखोगे कि ऑक्सीजन तो है ब्लड में, लेकिन वो सेल को मिल ही नहीं रहा क्योंकि हीमोग्लोबिन पकड़ के रख रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। या फिर सेल डैमेज हो गया, शॉक के बाद रिकवरी के स्टेज में हम देख रहे हैं कि ब्लड तो पहुंच रहा है लेकिन सेल ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। या फिर साइनाइड पॉइजनिंग है, जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं करने रहे, तो भी प्रॉब्लम है। और ये ऐसे अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम के कारण जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन मिलने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसके बेसिक्स को समझें तो हमको जो हाइपोक्सिया हो रहा है या फिर सेलुलर लेवल पे हाइपोक्सिया हो रहा है उसका क्या कारण है वो हमको समझने लगेगा, उसको हम डिटेल में इवेल्युएट कर सकेंगे। एक और कंसेप्ट जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछते हैं अगर आप पीजी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, वो है एक डेड स्पेस वेंटिलेशन और दूसरा होता है शंट। अभी शंट का मतलब क्या है कि एल्वियोलाई कोलैप्स हो गया आपका, है ना, और ब्लड लेकिन फ्लो हो रहा है, तो ब्लड जस्ट आ रहा है और जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन तो भरेगा ही नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि एल्वियोलाई कोलैप्स है आपके, तो इसको हम बोलेंगे शंट। ठीक है, शंट को फिर दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो इंट्राकार्डियक है, राइट टू लेफ्ट शंट बोलते हैं हम, जिसके कारण से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होने के पहले ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो एक इंट्राकार्डियक शंट हो गया, और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा कार्डियक शंट, ये जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। और दूसरा डेड स्पेस वेंटिलेशन। अब डेड कब है? जब इसका ब्लड सप्लाई नहीं है। तो एल्वियोलाई तो बढ़िया आ रहा है, फूल रहा है, लेकिन इसमें ब्लड ही नहीं है। अब ब्लड ही नहीं आ रहा तो ऑक्सीजन भला ही यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे आएगा ही नहीं, है ना। तो इसको हम डेड स्पेस वेंटिलेशन बोलेंगे। डेड और लो ब्लड सप्लाई, अगर ऐसा याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होता, ये एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। तो डेड स्पेस वेंटिलेशन और शंट, ये दो प्रॉब्लम ऐसे है जिसके कारण से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर नहीं आ पाता। तो ये सब एल्वियोलाई में नहीं होगा। जैसा हमने समझा था कि 300 to 500 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है, तो कुछ में अगर कोलैप्स रहा तो आपको शंट मिलेगा, है ना, उस पर्टिकुलर इसमें। कुछ इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पा रहे तो प्रॉब्लम होगा। इवन जो अपर जोन्स है, लोअर जोन्स है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रह सकता है ब्लड का, वो भी हम समझेंगे किसी एक चैप्टर में। लेकिन ये समझना है कि ये एट द एंड सब मिक्स हो रहा है, सब मिक्स होके, है ना, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स बन के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ रहा है।